तो वेक्टर एनालिसिस फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर अपन बात करें वेक्टर एनालिसिस की तो बेसिकली क्या चीज़, वेक्टर एनालिसिस इज द एनालिसिस और कैलकुलेशन, एनालिसिस और कैलकुलेशन, क्या चीज़, कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। हम इसमें किस चीज़ का एनालिसिस करते हैं, किनका कैलकुलेशन देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज का। और वेक्टर क्वांटिटीज में भी कैसी क्वांटिटीज जो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मोशन कर रही हैं, है ना, उनका देखते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि एरिया, जिसमें हमने क्या चीज़ देखी अभी, एरिया, और एरिया को भी मैंने क्या बताया कि एरिया क्या होता है भाई साहब, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये हम लोग देख चुके थे प्रीवियस क्लास में कि एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर अपन बात करें एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया भी 2 तरह के, अगर अपन बात करें प्लेन एरिया, फॉर प्लेन एरिया, प्लेन एरिया की अगर बात करते हैं तो प्लेन एरिया मतलब क्या, 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर। अगर 2 डायमेंशनल फिगर है तो इसके लिए जो वेक्टर होता था एरिया का, वो कैसा होता था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैंने बोल दिया वो क्या है, एन कैप। और परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर होता था एरिया का एरिया वेक्टर, तो या तो वो अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, कहीं भी होगा, मगर वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होगा। और वहीं पे अगर अपन बात करते हैं किसकी, 3D की, किसकी, 3D फिगर की अगर अपन बात करें, किसकी, 3D फिगर। तो अगर हम 3D फिगर की बात करें, उसमें मैंने ले लिया कोई रेक्टेंगुलर फिगर है, क्या है, रेक्टेंगुलर। तो अगर रेक्टेंगुलर फिगर है, क्या है, रेक्टेंगुलर फिगर, तो रेक्टेंगुलर फिगर के लिए अपन ने क्या बोला था कि भाई क्या होगा, एरिया वेक्टर फॉर ऑल दी फेसेस, फॉर ऑल दी 6 फेसेस द एरिया वेक्टर विल बी आउटवर्ड ऑलवेज। क्या बात समझ में आ रही है, ये देखा था हमने, है ना। इसी तरीके से ये सामने वाला और ये पीछे वाला, है ना, कोई सा भी हो सकता। सर्कल के लिए भी हमने बात करी थी, सर्कल के लिए बनाना तो बना दो कोरोना, क्या बना दो, कोरोना भाई साहब, आउटवर्ड। क्या कुछ ऐसा बताया था, क्योंकि ये भी क्या है, 3D फिगर। ये बेसिकली सर्कल है या स्फीयर है, स्फीयर है ना, स्फीयर। अच्छी बात है सर, यहाँ तक समझ में आ गई। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, किन की, टाइप्स ऑफ, हाँ आ जाओ भाई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अरे बात तो मत करो भाई साहब, अरे बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्या चीज, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एरो से, किससे, एरो से। हेड जो होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एरो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या बताता है, हाँ वही चीज, मैग्नीट्यूड किसका, ऑफ वेक्टर। आया कि नहीं आया, क्या चीज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेक्टर यार, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है भाई साहब, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनका डायरेक्शन कौन बताएगा, ये एरो बताएगा। और एरो का कौन बताएगा, हेड। एरो का कौन बताएगा, हेड, है ना। और मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, कितनी वैल्यू, है ना, जिसे अपन ने कल किया था। ये सर, और सर भाग रहे हैं 5 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, पर किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत तेज है सर, है ना। और वहीं एक कौन आया, सुंदर लड़की। और सुंदर लड़की जो है वो भाग रही है 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्या बात समझ में आ रही है, तो लड़की बहुत तेज है। तो अगर हम वेक्टर बताएं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें, तो कैसे कर सकते हैं भाई साहब। ये जो एरो है ये बता रहा है कि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें तो दिस इज द साइन फॉर वेक्टर, एंड दिस इज शोइंग दैट द स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्च स्पीड इज लेस एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ दिस सुंदर लड़की। और सुंदर लड़की की जो वेलोसिटी है वो उसका मैग्नीट्यूड जस्ट डबल है। तो क्या एरो भी अपन ने जस्ट डबल कर दिया, है ना, बहुत बढ़िया सर। और वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई भी अल्फाबेट ले लो आप, उसके ऊपर क्या लगा दो, एरो। क्या लगा दो, एरो। और ये एरो हमें क्या बताता है कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मगर क्या ये भी बताता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, नहीं, ये केवल, हाँ,
केवल ये साइन आपको ये बता देगा कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो वेक्टर क्वांटिटी इस ही डायरेक्शन में जा रही है। ये तो किससे पता चलेगा? उसके रिप्रेजेंटेशन से, जो अपन एरो रिप्रेजेंटेशन से डायग्राम, वेक्टर डायग्राम जो उसका बनाएंगे उससे पता चलेगा। मगर अगर अल्फाबेटिकली उसको अगर लिखा जाए तो उस पर लगने वाला एरो केवल क्या बताता है कि वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई, बहुत समझदार हैं हम। आ जाओ, बचपन से ना, सच बात है। क्या चीज? आओ, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। क्या चीज? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ। बहुत बढ़िया। इसी के साथ मौसम सुहाना होता हुआ और बादल काले होते हुए बाहर बारिश का मौसम हो गया। लेकिन क्या भाई साहब, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। सेकेंड वन, अपोजिट वेक्टर, लिखते चले जाएंगे, अपोजिट वेक्टर। थर्ड, पोजीशन, पोजीशन वेक्टर। थर्ड बार बार थर्ड लिख रहे हो सर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिफ्थ भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वेक्टर, वो वेक्टर, बहुत वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, कुछ तो होता है ये, एक्सियल वेक्टर। देन कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर। घबराए नहीं मानुस। मानुस मतलब क्या होता है? हाँ, यस। कोलिनियर वेक्टर, मैंने मनहूस नहीं बोला है। ओके, आ जाओ। कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर। हाँ भाई साहब, 8, 9 यूनिट वेक्टर। Lots of vectors are there. Yes. Last one, third, polar vector. Yes. ना, इतना ही है। तो मजा आया नंबर ऑफ वेक्टर्स देख करके, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। पढ़ते हैं अब इन्हें, समझते हैं इनके बारे में। क्या चीज? रेन रेन गो अवे, come again another day, little chacha wants to play, rain rain go away। भाई, हमारे घर में बेबी है तो हमें ये चीज़ें याद रखना पड़ती है ना? ये समस्या है जीवन की। हाँ भाई, उन्हें बच्चों को ये पता है कि ये हमारे काम की चीज़ है। आओ, रफ कर दे। अरे कर दूं क्या? Now I am just deleting all the things from here, and now you have to remind me that what is remained there and what is not. So first one, talking about equal vector. When we are talking about equal vector, it means that the barabar vector. And so although these vectors like A bar and B bar, both will be of same magnitude and of the same direction. So what can I write? A bar is equal to B bar. And what is the important thing is that magnitude will be same. Magnitude same and direction also same. Yeah, all same, like जुड़वा।
हाँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अपोजिट, क्या चीज़ नेक्स्ट वन वाज नेगेटिव और अपोजिट, यही था, नेगेटिव और अपोजिट. सो नेगेटिव और अपोजिट इट मीन्स दैट दे विल बी जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, लाइक दिस, ए बार बी बार. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, it is not like that. Their magnitude may get changed, no problem in that, but yeah, their magnitude may be different, but as the name is written there, opposite means that a bar will be equal to minus of b bar. Direction will be opposite. हाँ डायरेक्शन भाई अपोजिट का मतलब यही होगा कि डायरेक्शन अलग होगा, फिनिश. जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है भाई, अपोजिट वेक्टर है ना, अपोजिट है. हाँ लिख लो. आज मौसम बड़ा बेईमान. आएंगे भाई. तो पोजीशन वेक्टर तो नाम से ही समझ में आ रहा है दैट व्हाट विच काइंड ऑफ वेक्टर इज दिट विच डिफाइंस द पोजीशन. क्या चीज? विच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यार क्या है भाई, विच डिफाइंस पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. सो दिस इज लेट अस से ओरिजिन, देन विथ रिस्पेक्ट टू दिस देयर इज अ वेक्टर, है ना. There is a physical quantity, it can be anything at this instant, it can be velocity also. So at this point there is a physical quantity, है ना, कोई point है, उसकी position अपन कैसे बता सकते हैं? उसकी बता सकते हैं किसी position vector से, और उसे हमने किससे denote किया? R vector से. But what is the important thing is that position vector defines the position of a physical quantity with respect to origin. किसके थ्रू बताता है? ओरिजिन के थ्रू बताता है ना. राइट इन 10 लिखो. ये कोई पार्टिकल है, सपोज करो दिस इज एनी पार्टिकल. भाई ये कोई भी पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, मोशन कर रही है, उसकी इस इंस्टेंट पे कोई भी वेलोसिटी रही होगी. बात समझ में आ रही? डिस्प्ले वेलोसिटी है, कुछ भी है, तो ये जो पोजीशन है उसकी, ये इस टाइम पे जो पोजीशन है उस पार्टिकल की, उस बॉडी की, वो कौन बता रहा है? पोजीशन वेक्टर. भाई हो सकता है सर्टेन टाइम बाद वो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे अगर उसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v2 हो जाए. तो इस सर्टेन टाइम पे उस व्यक्ति की या उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी, वो यहाँ पे अगर ये r1 बार बता रहा है, तो यहाँ पे कौन बताएगा? R2 वेक्टर. तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली तुम केवल इतना लिखो कि डिफाइंस द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पहले तो डायग्राम बना लो. लिखो पोजीशन वेक्टर डिफाइंस द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल with respect to origin. लिख लिया? अच्छी बात है. नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो बिल्कुल इस नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट. क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट. तो कोई पार्टिकल यहाँ था भाई साहब, कुछ देर बाद वो यहाँ आ गया, ये पोजीशन उसकी थी कुछ r1 बार, और यहाँ पे वेक्टर, और यहाँ पे पोजीशन क्या है? r2 वेक्टर, और वो आ गया यहाँ पर. ये पॉइंट बोल दिया मैंने A, ये पॉइंट बोल दिया मैंने B. तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन बताएगा? एक वेक्टर बताएगा. उस वेक्टर को अपन बोल सकते हैं, वो कुछ भी वेक्टर हो सकता है. मैंने बोल दिया क्यू वेक्टर. तो क्यू वेक्टर क्या है? किसको बता रहा है?
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसके डिस्प्लेसमेंट को? किसी ऑब्जेक्ट के, किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर अपन वेक्टर डायग्राम बनाए तो ये ऐसा आ जाएगा, है ना। और ये पोजीशन वेक्टर हो गए इसके। भाई OB is the position vector R2, OA having the position vector R1 and AB has the displacement vector Q bar, है ना। लिखेंगे इसमें तो वो भी बता रहा था, मतलब ये पोजीशन वेक्टर में मतलब ऐसे ही बन सकता था R2 कर और फिर ऐसे बन जाता तो वो फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाता। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर होगा, अगर पोजीशन वेक्टर होगा तो हमेशा वो ओरिजिन से लेकर के पोजीशन बताएगा। कहाँ से? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। कोई इसमें है ही नहीं, तो इसमें लिखेंगे डिस्प्ले, हाँ, दो पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली उसी के बीच में होगा। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर gives the displacement vector gives the idea about the displacement of a particle between two positions. Between two positions. Between the two position. Displacement vector can be, displacement vector can be equal to or less than, can be equal to or less than, can be equal to or less than the length of the path, है ना। This we have understood also. The displacement can be equal to the length of the path or it can be zero also, है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट हमने तो पढ़ा है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट अगर ये चक्कर है भाई साहब, क्या है? चक्कर। क्या है? चक्कर। चक्कर मतलब कौन सा वाला चक्कर? गोल, है ना। तुम और कुछ मत समझना। अगर ये चक्कर है तो हमें पता है पहले ही कि भाई साहब अगर ये ऐसा पूरा राउंड लेगा चिंटू, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो पाथ लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पाथ लेंथ हो जाएगी। और पाथ लेंथ बेसिकली क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी जीरो होता है क्या? नहीं होता। हाँ सर। पर अगर डिस्प्लेसमेंट की अपन अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यही ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अब इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो तो यही है भाई साहब। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सर्कुलर पाथ की, तो अगर चिंटू वापस घूम के वहीं आ गया तो इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही हो गई। क्या दोनों मिलके जीरो हो जाएगी फिर? तो डिस्प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो वो क्या हो सकता है? जीरो। क्या हो गया सर? जीरो हो गया। तो उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी क्या, किस लिए स्टैंड करता है? डिस्प्लेसमेंट के लिए ना। तो इवन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन ऑल्सो बी जीरो ऑल्सो, बट इट कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। भाई अगर लीनियर पाथ है इस तरीके का, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों इक्वल हो गए? है ना। नहीं आ रहा तुम्हें समझ में? भाई यहां पर तो गोल घुमा, मगर क्या डिस्टेंस जीरो है? मगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। अरे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। क्या कर रहे हो तुम? है ना। आइए बात समझ में। हाँ, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उसका। आएंगे नेक्स्ट लिखेंगे अपन पोलर वेक्टर। नेक्स्ट लिखेंगे पोलर वेक्टर।
हाँ ये बोलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या रिपीट कर देना फर्स्ट वाली डेफिनेशन क्या मतलब बोलो बोलो between the initial and final position, ये क्या लिखा तुम लोगों ने? between the two positions, है ना? Our polar vector, basically this vector is defined for point of application. Point of application, देखो. So when we are talking about, no, polar vector is also there, no? See in the list. हाँ तो कोई बात नहीं. Order can be up. Polar vector actually defines the point of application. What defines? Point of application means अगर हम बात करें force की, किसकी? Force की. तो force के लिए क्या important होता है? Force के लिए ये important होता है कि कितना लगा और कहाँ लगा. कितना लगा और कहाँ लगा. ये जो कहाँ लगा वो कहलाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. तो कहाँ लगा ये कौन बताता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. जैसे अगर अपन बात करें, ये सपोज करो ये बॉटल है तुम्हारे पास में, है ना? नहीं, अगर अपन बात करें, ये देखो, ये बॉटल दिखाओ मुझे, दिखाओ भाई. ये अगर बॉटल है, क्या है? इस बॉटल को अगर मैं नीचे से फोर्स लगाऊं उंगली से तो क्या खिसकेगी आगे की तरफ? देखो धीरे धीरे खिसक रही है. मगर सपोज करो मैंने यही तो पॉइंट, ये एप्लीकेशन लग रही है ना. दिस इज द पॉइंट वेयर आई एम अप्लाइंग द फोर्स, बट नाउ आई एम चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हियर ओनली. नाउ टेल मी वेदर इट विल डिस्प्लेस और नॉट. इट विल नॉट डिस्प्लेस. बात समझ में आ रही है? फोर्स उतना ही लग रहा है, फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, मगर क्या चेंज कर दिया तुमने? तरीका नहीं, पॉइंट. क्या चेंज करा? हाँ. तो फोर्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है? फोर्स के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. सो आई कैन से दैट फोर्स इज अ काइंड ऑफ पोलर वेक्टर, है ना? बात समझ में आ रही है? फोर्स इज अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, बट उसमें भी कौन सी वाली? पोलर वेक्टर. क्योंकि किस पे डिपेंड करता है? बात समझ में आ रही है भाई? ये सपोज करो ये चिंटू है. कौन है ये? चिंटू है. और चिंटू से बोला, चिंटू ये रखा हुआ है बॉक्स. क्या रखा हुआ है? बॉक्स. मैंने बोला चिंटू इसको धक्का. चिंटू इसको, लाइट चली गई. तो नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नेक्स्ट वन? एक्सियल वेक्टर. क्या चीज? एक्सियल वेक्टर. Axial vectors, basically the vectors which defines rotational effect. What do they define? Rotational effect. क्या चीज? Rotational effect. And for example, for rotational effect, when I am talking about rotational effect, it means that there will be the axis of rotation and around which the rotation will take place. Yes sir? है ना? For the what kind of rotational effect you can see? The torque. The terms are torque. For example, torque. Torque, actually this torque is the बिगड़ा भाई of force. Like जुड़वा, इन जुड़वा नहीं, दोनों अपोजिट थे. Force, if the force is responsible for linear motion, if force is responsible for linear motion of any body, then torque will be responsible for rotational motion. Rotational motion. समझ में आया? Torque will be responsible for rotational motion. So basically the torque generates what? Rotational effect in any body. In any body. नहीं आया तुम्हें समझ में? है ना? So suppose if I am talking about torque, so there is. Now let us say this is the window, this is the window, this is the window. और विंडो का अपन बोल सकते हैं ये क्या है? पल्ला. आईना नहीं है.
ये दरवाजा है, समझ लो क्या है ये, तो दरवाजा है। जब इसको जब अपन खोलते हैं तो क्या अपन को फोर्स लगाना पड़ता है यहाँ पे, भाई ये हैंडल है, यहाँ से पकड़ा, इसको अपन ने यूँ लगा दिया टिचू, तो क्या घूम के लगता है ये। और सपोज करो ये अगर पूरा घुमा दूँ तो क्या रोटेशन हो जाएगा पूरा 360 डिग्री, भाई पूरा घुमा के ऐसे ले आओगे, तो एक नया तरह का दरवाजा बना दिया हमने, पूरा घूम सकता है। हाँ है ना, मगर अगर अपन ये मान लेते भाई साहब कि नहीं ये आगे आगे सुनो तो, अरे अरे सुनो तो, फीलिंग में चले जाते हो तुम लोग। अगर ये दरवाजे को अपन बंद करेंगे तो क्या अपने को कुछ इस तरीके का रोटेशनल मोशन दिखाई देगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी, क्या इसी के अराउंड ये घूम रहा है। तो आपने बेसिकली क्या लगाया, आपने एक टेढ़ा फोर्स लगाया जिसे अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्या लगाया बेसिकली, ये कहाँ पे लगा और कितनी दूर लगा इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे, मगर अभी ये समझ लो क्या चीज। अच्छा कोई बात नहीं, अब प्रशुंग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साइंस ऑफ स्टूपिड, एंड ही विल लर्न। तो टॉर्क इज द वेक्टर, टॉर्क इज अ vector quantity, it is denoted by tau, this is called tau, tau नहीं, it is a vector quantity, is a vector quantity, किसी तो काम आए ताऊ, सही बात है, वेरी गुड। ना भाई नेक्स्ट आगे आ जाओ जल्दी, कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, वाओ, पुलिस में रपट लिखवा दो उसकी, कंप्लेंट कर दो, एक गोरा लंबा चौड़ा पेन कल रात से गुमशुदा है, ऐसे ही लिखोगे। को लीनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर आएंगे भाई, कोलिनियर वेक्टर, हाँ टॉर्क हो गया, हाँ। Now talking about collinear vector, the vectors along the line, vectors along the vector along a line called collinear vector, getting me or not? There may be the angle between them 0 degree और 180 डिग्री। तो भाई एक वेक्टर ये लिया ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ले लिया बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, ए वेक्टर को लीनियर वेक्टर विल बी along the line, collinear vector will be along the line, but they can be parallel also like this, because the condition is that they can be 0 degree angle or 180 degree angle between them. So 1 degree 0 degree, now right now is there any angle between them, कहाँ है 180 डिग्री एंगल, जीरो है ना, एंगल ही नहीं है उनके बीच में। इन 180 तब होता जब एक यहाँ होता और दूसरा यहाँ होता, ये ए वेक्टर होता ये बी वेक्टर होता, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है ना। अब इसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, क्या इनके बीच में 0 डिग्री एंगल है, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल नहीं है। सपोज करो इसे यहां से ऐसे लेके आऊं ए वेक्टर और ये कम करता चला जाऊं, तो क्या इन दोनों के बीच का थीटा चेंज होता जा रहा है, समझ में आया। तो दे आर कोलिनियर वेक्टर्स है ना, कौन से, ये सारे कोलिनियर है। कहाँ पर, कौन से, इसको, हाँ
ऐसे ये भी है, ऐसे बस उसको टच मत करो। इसको हाँ, बी से टच लगाओ ये यस सर, तब सर इसका भी तो 0 डिग्री एंगल होगा। मगर ये कोलिनियर वेक्टर कहाँ है? सर 0 डिग्री तो होगा ना, दिखाएगा कहाँ से हो रहा है, हाँ टच ही हो रहा है, हाँ टच नहीं हो रहा है। हो जाएगा ना आगे जाकर तो टच हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे इसको अपन बढ़ा थोड़ी ना रहे। अच्छा उतना ही रखना। कोलिनियर वेक्टर 0 डिग्री एंगल 180 डिग्री एंगल। तो वो जो मैंने बनाया 180 के लिए 2 लाइन होनी चाहिए। हाँ इसी को उठा के ऐसा कर दो, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो 0 डिग्री एंगल हो गया। फिनिश यस सर, फिनिश। समझ में आया? यस सर, जीवन में समस्या क्या लिखना है कोलिनियर। लाओ, राइट अबाउट कोलिनियर वेक्टर। vectors acting along vectors acting along the line or parallel to each other are considered as कोलिनियर वेक्टर collinear. फिर ये तो बन The angle between them is 0 degree or 180 degree. अरे पैर दुखे रहे। आओ भाई, कोइनिशियल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही है। क्या है? एक ही है, एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं, एक ही जगह से। कोइनिशियल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो कहाँ से शुरू हो रहे हैं भाई साहब? एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं। एक ही जगह से मतलब एक ही पॉइंट से। कहाँ से? एक ही पॉइंट से। यार मैं फोन काट रहा हूँ यार, है ना? तो ये वेक्टर्स क्या है आपके पास में? सपोज दिस इज O पॉइंट, देन दिस इज A वेक्टर, इज कोइनिशियल वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, ऑल दीज आर व्हाट? कोइनिशियल वेक्टर बिकॉज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। कितनी भी अनंत निकल सकती है, तो दे आर व्हाट? कोइनिशियल वेक्टर्स। बात समझ में आएगी नहीं आई? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें बहुत यूज में आएगा, वो हमारा है यूनिट वेक्टर। क्या है? क्या है? क्या है? हाँ, अब ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली द वेक्टर हैविंग द यूनिट मैग्नीट्यूड। क्या चीज? वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। फर्स्ट वन की ये क्या है? ऐसा वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। यूनिट मतलब क्या? तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कोइनिशियल लिख रहे हो? ओके ओके ओके, लिख लो। यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। It defines the direction. It defines the direction of vector. सुनेंगे मेरी बात ध्यान से? Yes, yes, it is n cap, है ना? It defines the direction of the vector along the axis, or it defines the direction. तो किसको बताता है? केवल डायरेक्शन को बताता है। तो अगर अपन बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम की, किसकी बात करें? कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, तो उसे बताएगा कौन? आई कैप। कौन बताएगा?
बेसिकली केप बताता है कि ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। केप क्या बताता है, और आई किसको बताता है, आई केप क्या बताता है कि किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस। वहीं जे केप क्या चीज, जे केप ये बताएगा कि कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई। और जेड, जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो कौन बताएगा, के केप। एन केप इज अ काइंड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑल्सो, मगर वो एरिया वेक्टर के लिए। हाँ हाँ, दीज आर डिफाइंड फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नहीं नहीं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए है। आई केप हमेशा एक्स को बताएगा, जे वाई को बताएगा, के किसको बताएगा, जेड को बताएगा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मोड ऑफ आई केप इज इक्वल टू मोड ऑफ जे केप इज इक्वल टू मोड ऑफ के केप इज इक्वल टू व्हाट, 1। बात समझ में आई? सबका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 होता है। तो इनके मल्टीप्लाई से किसी वेक्टर के अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। आ जाओ, बहुत अच्छी बात है सर। अगर सपोज करो कोई वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। इसका अगर अपन यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वो ए केप होगा भाई। ए वेक्टर उसका अगर अपन यूनिट वेक्टर निकालें तो वो क्या होगा, ए केप होगा। और वो निकालने का तरीका क्या होता है, हम लेंगे ए वेक्टर न्यूमरेटर में और डिवाइड किससे कर देंगे, मोड ऑफ ए वेक्टर से। किससे, मोड ऑफ ए वेक्टर से। सपोज करो अगर मैं ए वेक्टर कुछ ऐसा ले लूं कि ए एक्स आई केप बी वाई जे केप, तो ए कहाँ के किसके अलॉन्ग है। अगर अपन बात करें कि कोई वेक्टर ऐसा है ए, तो उसका कंपोनेंट एक ए एक्स में है और दूसरा कहाँ जा रहा है, ए वाई में जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? एक एक्स में जा रहा है, दूसरा वाई में जा रहा है। क्लियर, अच्छी बात। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बात करूं तो यूनिट वेक्टर इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। भाई एक तो इस डायरेक्शन में चला गया आई केप, दूसरा वाई में चला गया। इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, वो किससे पता चलेगा, ए केप से। ए केप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, ये वाला सेम। ए वेक्टर की जगह व्हाट कैन आई राइट इन ए वेक्टर, ए एक्स आई के प्लस बी वाई। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ए केप इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस बी वाई जे केप डिवाइडेड बाय व्हाट, मोड। तो जब मोड की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई बी वाई स्क्वायर। अभी कैसे आया इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए एक्स आई केप का स्क्वायर प्लस बी वाई जे केप का स्क्वायर। बात समझ में आ रही, क्या निकालने के लिए, मोड। तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, ए एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। सर आई केप और जे केप का क्या हुआ, समझेंगे। आई केप हैविंग मैग्नीट्यूड 1, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। जे केप मैग्नीट्यूड 1, उसका भी स्क्वायर कर दूंगा तो क्या मिलेगा 1। तो अल्टीमेटली उससे कोई फर्क हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली ए केप आपको क्या मिला, ए केप आपको क्या मिला, ए एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ये मिला अल्टीमेट। ये एक्चुअली तो ये इट इज जस्ट आई एम शोइंग यू, तो मैंने बताया। अगर अपन बात करें एक्चुअली क्या ए केप ऐसा भी हो सकता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं इसे अपन, 3 आई केप प्लस 2 जे केप, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। और जब नंबर की बात होती तो यहाँ पे 3 आई केप प्लस 2 जे केप डिवाइडेड बाय क्या होता, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 प्लस 4 अंडर रूट 13 होता है क्या, ऐसा हो जाता। तो वो आपका क्या निकल के आता, वेक्टर। हाँ, ये मोड निकालने का, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ये। और उसमें अगर मोड निकालना है किसी का तो उसका ये फॉर्मूला होता है, तरीका होता है, बेसिकली फॉर्मूला नहीं होता।
घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं अपन को, केवल आज इंट्रोडक्शन देना था, सब चीज़ों का समझ में आया। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे और चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। ये सब नई चीज़ें हैं एकदम। कभी कभी तुमको ऐसा मिलेगा बहुत हल्का फुल्का, कभी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो एक्चुअल में तुम्हें फीलिंग आएगी कि नहीं अपन कुछ पढ़ रहे हैं। आगे फीलिंग लगा थोड़ा सीरियस वाली चीज़, हाँ नींद उड़ गई। तो ये है यूनिट वेक्टर की कहानी। अभी तक जितने वेक्टर पढ़ा है उसमें ये वेक्टर सबसे काम का है ना। वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। हाँ अब लिख लो इसे अच्छे से। क्यों लिखना पड़ेगा भाई, लिखना, नोट्स अच्छे से बनाना है, एकदम सुंदर नोट्स बनाना है।